होस्टिंग के ऊपर आज जो है राजीव कुमार जी का एक सवाल था अरनिया और बिश्नाह टाउन की ब्यूटिफिकेशन और सैनिटेशन को लेकर। तो उसके साथ ही मैंने सप्लीमेंट्री ऑनरेबल स्पीकर साहब से बोला था कि हाउसिंग बोर्ड मेरी बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो मैं उसके ऊपर एक सप्लीमेंट्री देना चाहता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कह लीजिए कि स्पीकर साहब टोटली बाइस्ड काम कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और अगले एक्यू के लिए आवाज लगाई। मैंने फिर भी स्पीकर साहब की तरफ ध्यान दिया कि स्पीकर साहब कम से कम जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, और खास करके जब ये विभाग चीफ मिनिस्टर के पास है और चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं और चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट डिस्कस होना चाहिए, स्पीकर साहब ने पूरी तरह से इग्नोर किया। लेकिन मुझे इतना पता है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जब से एक्सिस्टेंस में आया है, आज तीसरी चौथी पीढ़ी जो है उन प्लाटों पे घर और दुकानें बनाकर बैठी है। जो भी सिलसिला वहां पे है हाउसिंग की मर्जी से हुआ है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने अपना कब्जा आज तक नहीं छोड़ा है। भाई जब आपने कॉलोनी बनाई, लोगों को प्लॉट अलॉट कर दिए, लोगों ने आपके कहे अनुसार आपकी जो नक्शा पास किए अनुसार वहां पे घर बनाए हैं, कईयों ने दुकानें बनाई हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल आपकी परमिशन के साथ बना है, फिर आप उसके मालिक अब तक क्यों बन के बैठे हो? एक ईंट भी किसी ने लगानी होती है वो हाउसिंग से परमिशन लानी पड़ती है। दादे ने अपने बेटे के नाम पे पोते के नाम पे प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन हाउसिंग वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। टोटली वहां पे करप्शन का डन चल रहा है। मैंने स्पीकर साहब से कहा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब को पता है कि ये मेरा विभाग है, मुझे सफाई देनी पड़ेगी कि वहां क्या कुछ हो रहा है। अगर इन्होंने हाउस में इस बात को नहीं उठाने दिया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और हाउसिंग बोर्ड जो जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर दादा बन के बैठा है, कब्जा करके बैठा है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर व्यक्ति को उसका फ्री होल्ड राइट लेकर ही सफर करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया है, जो चाहता ही नहीं है कि उनका कब्जा जो है उस प्रॉपर्टी से हटे, जो पिछले 65 60 70 75 वर्षों से ये लोगों को दे चुके हैं, जिससे लोगों से पैसे ले चुके हैं। अब इनका कोई हक उस प्रॉपर्टी में नहीं बनता है। हाँ ठीक है, हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जब आपने ऑक्शन करके लोगों को प्लॉट दे दिए, लोगों से पैसे ले लिए, लोगों ने आपके बताए हुए नक्शे के अनुसार घर बना लिए, दुकानें बना ली, अब आप क्यों उसमें काबिज होकर बैठे हैं? हम चाहते हैं कि फ्री होल्ड राइट जो है कमर्शियल का भी और रेजिडेंशियल का भी, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट चार्जेस कुछ लेने चाहते हैं वो ले लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए और लोगों को उनका मालिकाना हक दीजिए। कैलकुलेशन भूल गए कि कितने हैं, ऊपर नीचे चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 69% जो पॉपुलेशन है बिलो 35 लोगों की है, और उसका ना रोज़गार कैसे देंगे, 5 लाख नौकरियां कैसे देंगे आप डेली वेजर्स को, पीडीडी के, पीएचई के, फॉरेस्ट के, कुक को और आपके नेशनल यूथ कॉप्स को किस तरीके से आप रेगुलराइज करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। और बाकी डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं उसको कैसे करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है इस बजट को लेकर। देखिए, इस बारे में मेरा क्वेश्चन भी था कि गुरेज में ऑर्बिट डेस्टिनेशन जो है गुरेज को दिया गया है, पूरे मुल्क के अंदर पहला गोल्ड में पहला प्राइज दिया गया लास्ट ईयर। अब टूरिस्ट तो पिछले बार 1 लाख लोग आ गए और इस बार मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख से आगे तजावुज कर जाएगा। अब टूरिस्ट को लाने की इतनी जरूरत नहीं जितना एनवायरनमेंट बचाने की जरूरत है, और एनवायरनमेंट बचाने के लिए किसी ऑफिसर को देख रेख करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हमारा पॉल्यूशन हो रहा है दरियाई किशनी गंगा में या बाकी जगहों पे। तो उसके लिए मैंने गुजारिश की है गवर्नमेंट से कि आप एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए, और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो देख रेख करेगी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का। जहां तक सवाल है, जहां तक आप बजट की बात कर रहे हो, बजट एक अच्छा बजट है। आहिस्ता आहिस्ता ये पहला बजट था, हमने इसमें जो वादे किए थे उसमें AY वालों को हमने 200 यूनिट फ्री रखे दे दिए और 10 किलो राशन उनको, और मुझे उम्मीद है आगे आते आते BPL तक ये बात पहुंचेगी और उनको भी जो हमने वो जो वादे किए थे उसमें हम पूरे उतरेंगे। अब देख लीजिए पूरे मुल्क में, आप बम्बई में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल हमसे ज़रा महंगा बेचते हैं वो। यहाँ पेट्रोल और डीजल बाकी रियासतों से कम में बेचा जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास टैक्स लगाने के लिए या तो डायरेक्ट टैक्स लगाने थे, लोगों की अशाई खुर्दनी पे टैक्स लगाने थे, जिससे हमें आपको तो अप्रिसिएशन करना चाहिए कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, सिवाय पेट्रोल में 1 रुपया और डीजल में 2 रुपया जो है वो सेस लगाया है। तो अगर बाकी चीजों पे लगाते तो वो डायरेक्ट लोगों पे, मतलब अशाई खुर्दनी पे लगाना पड़ता, कपड़े लत्ते पे लगाना पड़ता। तो उसको छोड़ के हमने उस चीज पे जिससे डायरेक्ट हमारे जो आम आदमी, गरीब आदमी, वो इफेक्ट नहीं होगा।
हम सब ने, हमारे कांग्रेस के जो विधायक है और जो सीनियर लीडर है तारिक हमीद कर्रा साहब, उन्होंने अपनी बहुत अच्छे से बात रखी वहां पर। उन्होंने कहा ये इसमें जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बजट है, लेकिन जहां पर कुछ खामियां उन्होंने उनको सामने रखा और उन्होंने उस बात को सामने रखा जिसमें हम चाहेंगे, हम सब भी उसमें शामिल है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बहुत सालों से, ये आज का मामला नहीं है, चाहे हमारे डेली वेजर्स हो, आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, रहबरी जंगलात, खेल, रहबरी ज़राअत, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो लोग लगे हुए हैं, तो उनकी जो बात है, हम सब समझते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए कोई बेबूदी के लिए उनके जो डिमांड्स है उनको हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि एक शुरुआत है, इंशाल्लाह हम इसमें हमेशा कुछ कमर बस्ता रहे लेने के लिए। तो आप कह रहे हैं लद्दाख में हमारे जोरावर सिंह ने कुर्बानी दे दी, वो शहीद हुए वहाँ लड़ते लड़ते, और मकसद यही था कि उस हिस्से को जो लद्दाख है और जो इस वक्त पीओके के दायरे में है गिलगित बल्तिस्तान, उस हिस्से को भी यहाँ मिलाया जाए इस स्टेट के साथ। डोगरा स्टेट उस वक्त थी, लेकिन जिस मकसद की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी जनरल जोरावर सिंह साहब ने, आप बड़ी बातें करते हैं लेकिन उस हिस्से को अलहदा करके आप तालियां बजाते हैं। क्यों ऐसा किया? आप उस हिस्से को अपने पास नहीं रख सके तो दूसरे हिस्से पर आपकी नज़र पता नहीं क्या माने रखती है।